नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है लोकतंत्र। और लोकतंत्र में आज बात करेंगे अपराध की राजनीति पर। जी हां, महाराष्ट्र में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार में मिले विस्फोटक के बाद सियासत उबल रही है और अब पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया है। और सचिन वाजे की गिरफ्तारी एनआईए ने की है। सचिन की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी उद्धव सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से इस्तीफा मांगा है और सचिन वाजे का नार्को टेस्ट करने की मांग की है। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि सरकार और पुलिस सचिन वाजे को बचाने की कोशिश कर रही है। सचिन वाजे को लेकर बीजेपी के आरोप यूं ही नहीं है। दरअसल 2004 में पुलिस से सस्पेंड होने के बाद सचिन वाजे 2008 में शिवसेना में शामिल हो गए थे और उसके बाद 2020 में उसे पुलिस महकमे में फिर से बहाल कर दिया गया। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी की है और माना यह भी जा रहा है कि बैठक में पुलिस की छवि को लेकर भी बात हुई है। वाजे पर विवाद के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ किया था कि सचिन वाजे को अब शिवसेना से कोई लेना देना उनका नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत ने वाजे की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया और सचिन वाजे को अच्छा अधिकारी बताया। अब सवाल ये उठता है कि अब वाकई सचिन वाजे को सियासी संरक्षण मिल रहा है और क्या सचिन को लेकर पुलिस की भूमिका संदिग्ध है? क्या बीजेपी के दावों में दम है? अगर शिवसेना सभी आरोप नकार रही है तो फिर सच क्या है? अपराध पर सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है? करेंगे पड़ताल, लेकिन उससे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। सचिन वाजे पर गरमाई सियासत। बीजेपी का शिवसेना परिवार, शिवसेना भी कर रही पलटवार। कहां जुड़े हैं सचिन वाजे के सियासी तार? उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिले विस्फोटक मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। सचिन वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार किया था, इसके बाद उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। इस बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। माना जा रहा है सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है और शिवसेना सरकार भी कटघरे में है। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने वाजे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। संजय राउत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के जरिए महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करना चाहती है। वाजे की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने सचिन वाजे के नार्को टेस्ट और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को हटाने की मांग की है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा खुलासा कर पूरे माहौल को और सियासी बना दिया। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यालय में कुछ शिवसेना के नेताओं ने उसको बहाल करने की बात कही थी, लेकिन जब मैंने बात की तो पता चला कि उसको कोर्ट से सस्पेंड किया गया है। शिवसेना की सरकार आने के बाद उसको बहाल किया गया और अहम मामले सौंपे गए। वाजे एंटीलिया केस में मुख्य गवाह मनसुख हिरेन की मौत के मामले में सवालों के घेरे में है। मनसुख की पत्नी ने सचिन वाजे पर हत्या का आरोप लगाया था। सचिन वाजे 1990 में सब इंस्पेक्टर के रूप में महाराष्ट्र पुलिस में शामिल हुए थे। ठाणे पुलिस की अपराध के विशेष दस्ते में भी रहे। यहाँ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर उभरे। ख्वाजा यूनिस की हिरासत में मौत का आरोप लगा। मार्च 2004 में पुलिस सेवा से निलंबित कर दिया गया। 30 नवंबर 2007 को वाजे ने विभाग से इस्तीफा दे दिया। साल 2008 में सचिन वाजे शिवसेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सचिन वाजे 2008 तक शिवसेना के सदस्य थे, लेकिन अब उनका पार्टी से संबंध नहीं है। शिवसेना पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि 2004 में पुलिस विभाग से सस्पेंड होने के बाद 6 जून 2020 को सचिन वाजे को फिर से पुलिस बल में बहाल किया गया था। सचिन वाजे को कई अहम केस दिए गए। इनमें टेलीविजन रेटिंग पॉइंट में हेराफेरी का मामला भी शामिल है। यही वजह है कि सचिन वाजे को लेकर उद्धव सरकार घिरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो पूरी सियासत यानी कि केंद्र तक और उसके साथ साथ महाराष्ट्र तक ये जो सियासत है वो उबल रही है। और उसका कारण ये है सचिन वाजे और उसके साथी एंटीलिया के सामने जो विस्फोटक भरी हुई स्कॉर्पियो मिली थी, उसके बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर एंटीलिया के सामने तक जिलेटिन से भरी हुई गाड़ी पहुंची कैसे और इसके पीछे आखिर तार कहां तक पहुंचे हुए हैं? क्या व्हाइट कॉलर भी इसमें पूरी तरीके से शामिल है? ऐसे कई सवाल हैं जिनको तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि
अगर देखा जाए एनआईए की तरफ से भी लगातार जांच हो रही है, लेकिन असल मोड़ तब आया जब इस पूरे मामले में नाम सामने आया सचिन वाजे का। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सचिन वाजे को क्या महाराष्ट्र सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सायना एनसी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, और उसके साथ ही ब्रजमोहन श्रीवास्तव है, प्रवक्ता एनसीपी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही विक्रम सिंह है, प्रवक्ता शिवसेना, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही वेद भूषण है, जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विक्रम सिंह जी, आखिर क्यों बचाया जा रहा है सचिन वाजे को? इतना मोह क्यों है उनसे, इतना प्यार, इतना लगाव क्यों? अर्धा तासमध्ये परत ये देखिए ये आज से नहीं है, ये तो जब रायगढ़ पुलिस केस हुआ था अनन्य नायक उस टाइम जब उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई अमर गोस्वामी के ऊपर केस में, तब से ये चीजें कर लेती है कैसे फंसाया जाए। आप मुझे बताइए कि एक ऐसे कोई गाड़ी मिलती है और उसमें 20 सिलेक्शन की छड़ें जो मिलती है, उसके लिए महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस जब उसकी जांच कर रही थी, तो उसके बीच में ये सब चीजें घुसाई जा रही है, एनआईए वहां पे भेज दिया आपने। तो ये तो कहीं न कहीं एक साजिश के तहत ये सारी चीजें की जा रही है, एक प्री प्लान सारी चीजें की जा रही है। आप मुझे बताइए कि क्या जरूरत पड़ गई थी कि एकदम एनआईए को वहां पे भेजना। तो ये तो पहले से ही था कि कोई भी ऐसा मौका मिले किस तरीके से सचिन वाजे को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मैंने बताया अनन्य नायक का जो केस था और उस टाइम उन्होंने जो गिरफ्तार किया था अर्नब गोस्वामी को, क्योंकि वो भाजपा का समर्थक रहा है, तो उस केस में ये एक बदले की भावना से की गई कार्रवाई मैं समझता हूँ इसको। यानी कि एक अपराध को लेकर भी सियासत शुरू हो चुकी है, क्यों विक्रम जी? सियासत आप मुझे ये देखिए ना कि आप मुझे बताइए कि इसमें आप कितनी चीजें मिलती है, और भी कई जगह पे ऐसे केसेस होते हैं, आप वहाँ पे क्या ऑनलाइन भेज दोगे या आप वहाँ पर ऐसी कार्रवाई कर दोगे? तो कहीं कहीं साफ नजर आ रहा है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। एक बात बताइए विक्रम जी, आखिर कारण क्या है? मुझे कारण नहीं समझ में आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे आप सुशांत केस की बात कर लीजिए, या फिर उसके बाद जिस तरह के मामले सामने आए उसकी बात कर लीजिए, या फिर अब इस मसले को लेकर बात कर लीजिए। मुंबई पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, ऐसा क्यों? आखिर मुंबई पुलिस की छवि इस तरह से क्यों होती जा रही है? देखिए, भाजपा महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाई, उसकी एक चीज है किस प्रकार से महाराष्ट्र पुलिस को, महाराष्ट्र प्रशासन को कैसे बदनाम किया जाए, ये सब सारी साजिशें चल रही है। सुशांत केस मामले में जैसे आपने कहा, उस टाइम भी मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, बीच में सीबीआई को उसमें घुसाया, और आप देख रहे हो कि सीबीआई ने क्या बताया उसमें। आज कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो साजिशें उस दिन से चल रही है जिस दिन से सरकार बनी थी, उस दिन से सारी चीजें चल रही है। आप मुझे बताइए कि सीबीआई ने क्या बताया आज तक, और आपको क्यों नहीं पूछ रहे? उस टाइम सब गला फाड़ करके सब ये कह रहे थे कि ये हो गया। आज कोई क्यों नहीं बोल रहा? तो ये तो शुरू से ही ऐसा लग रहा है कि भाई ये चीज से महाराष्ट्र सरकार बनी है कि किस प्रकार से सरकार को बदनाम किया जाए, सरकार को गिराया जाए। तो ये एक साजिश है और पूरा एक अंदर सरकार के उससे हो रहा है ये सारा। मतलब आपका कहना यह है कि विक्रम जी जो सचिन वाजे हैं पूरी तरह से पाक साफ हैं, उन पर कोई आरोप नहीं है, वो पूरी तरीके से पाक साफ हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? साफ कह दीजिए। देखिए, आप मुझे बताइए कि किसी के कहने के ऊपर आप एकदम ऐसे कार्रवाई कर देंगे? आप मुंबई पुलिस को, आपको पूरा भरोसा है सचिन वाजे पर कि वो बिल्कुल पाक साफ हैं? सीधा जवाब दीजिए। नहीं, मुझे तो भरोसा है। आप मुझे बताओ ना कि मुंबई पुलिस जांच कर रही थी तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, एटीएस भी है वहाँ पे, वो भी जांच कर रही थी, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। ये तो साफ लग रहा है कि एक मौका मिल रहा है और आप जो है ना इस चीज को एनआईए के हाथ में दे, तो सारी चीजें गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा सके। ठीक है साइना जी दलील से सहमत है जो यहाँ विक्रम जी की तरफ से दी जा रही है? आखिर क्या कारण है? सियासत क्यों? जब महाराष्ट्र पुलिस काम कर रही है तो उसके बाद एनआईए को बाकायदा उसकी एंट्री करवाई जाती है। देखिए, कोई सियासत नहीं है। हाँ। अपराध होता है। राजनीति को एक तरफ आप रखिए। ये वही सचिन वाजे है जो दशहरा के रैली में शिवसेना में प्रवेश कर लेते हैं। उसको छोड़ दीजिए। अभी आप देखिए द केस को, मुकेश अंबानी के घर के बाहर आप ये बॉम्ब पाते हैं। उसके बाद एक बहुत ही अचानक एक परिस्थिति बनती है और जिसकी गाड़ी है उनका देहांत होता है, और आप शरण पे शरण देते हैं ये सचिन वाजे को और कहते हैं कि हम अस्थिर हैं या हमें इनसिक्योरिटी है क्योंकि शिवसेना का सत्ता है।
मुझे बताएं कि जब अनिल देशमुख जी से सवाल पूछा गया तो उनकी चुप्पी क्यों? दाल में कुछ काला है। और कितने ऐसे सबूत के आधार पे देवेंद्र फडणवीस जी ने जब ये सवाल उठाए तो आपने इस सवाल को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ सामना में आपको जो लिखना है आप लिखते हो। क्या इसका मतलब कि उद्धव सरकार हम निशाना कर रहे हैं या आप अपने लोगों को शरण दे रहे हैं? गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हमारी मांग है कि सचिन वाजे को एक नार्को टेस्ट, एक लाई डिटेक्टर के माध्यम से हमारी ये मांग है कि सच्चाई सबके सामने आए। और जो लॉलेसनेस और लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो सवाल बार बार मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस और शासन के ऊपर उठता है, जो आप सिर्फ चुप्पी चाहते हैं तो ये नहीं होगा। क्योंकि ये एक भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है हमारे लोगों और हमारे वोटर्स के प्रति कि हम मुंबई को सुरक्षित रखेंगे। और जो आपको लगता है कि इंटेलिजेंस ये सभी सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं, तो एनआईए स्वाभाविक रूप से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है पूरे देश का, जिसमें हमें भरोसा है और हम चाहेंगे कि सच्चाई सबके सामने आए। ये मनसुख जी कैसे गुजर गए, ये गिरफ्तारी के सचिन वाजे को जिस टोकनिज्म के लिए सस्पेंड किया गया, ये पहले आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें और उनकी करीबी रिश्ते जहां वो प्रवेश लेते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में, वो उनका निजी जिंदगी हो सकता है, लेकिन फिर आप पुलिस को और पुलिस के नाम को ऐसे कलंक डालेंगे तो सवाल जरूर उठेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ब्रिजमोहन जी, एक बात बताइए, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसको सस्पेंड कर दिया जाता है और एक लंबे समय बाद, कम से कम 14 साल बाद फिर से उसको 2020 में उसको जगह दी जाती है और उसके आते ही उसको बड़े केसेस दे दिए जाते हैं, ये इतना सरल है क्या जितना यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है? इतना आसान है क्या? आपको लगता है कि आम जनता को या फिर बाकी जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको ये एक लाइन बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगी? देखिए कि ये जो परंपरा है, इस परंपरा पे अगर हम जाएं कि पुराने जो अधिकारी इस्तीफा दे देते हैं और फिर उनको मौका दिया जाता है, डीजीपी पांडे जी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने इस्तीफा दिया था चुनाव लड़ने के लिए और उसके बाद बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने फिर उनको रिस्टेट किया और लंबे समय तक उन्होंने डीजीपी बना के रखा। तो ये मैं सोचता हूँ इस मुद्दे पे बात करने की जगह अभी जो मुद्दा है कि ये जो जांच हो रही है, इस जांच पर हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, ना हम लोग किसी को बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पर कि सभी लोग सुरक्षित रहते हैं और सुरक्षा चाहते हैं। और इस मामले में जो हमारी सरकार है उसका बहुत ही स्पष्ट मत है कि जिस भी व्यक्ति ने अपराध किया है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उस तक शासन कानून के हाथ पहुंचना चाहिए और उसको सजा मिलना चाहिए। अब ये जो जांच चल रही है, इस जांच का भी परिणाम जब आएगा तो सारी चीजें स्पष्ट होंगी। जहां तक बात एनआईए की है, एनआईए इस हिंदुस्तान की एक बहुत ही नामचीनी जांच एजेंसी है और उसकी जांच के ऊपर हम सब लोगों का विश्वास है। वो जो जांच कर रही थी उसने जांच की शुरुआत की थी, चूंकि टेररिस्ट से जुड़ा हुआ मामला था इसलिए इसकी जांच की शुरुआत हुई। जहां तक बात इस मुद्दे पे महाराष्ट्र सरकार के जागरूकता की है, महाराष्ट्र सरकार ने तत्काल इस मामले में कार्रवाई भी, वाजे को ट्रांसफर किया, आज उनको सस्पेंड भी कर दिया। साथ ही साथ आप इसमें एक चीज और देखिएगा कि तिहाड़ जेल से एक टेलीग्राम में एक मैसेज आता है कि ये तिहाड़ जेल किसके अंडर में है? ये भारत सरकार के अंडर में है और वहां के जो प्रभारी हैं वो है भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह साहब। आप मुझे बताइए कि जो जेल उनके कब्जे में है वहां से ये एसएमएस कैसे आ गया? क्या इसकी जिम्मेदारी भारत के गृह मंत्री लेंगे कि उनके आधिपत्य में जो जेल है वहां से जानकारी कैसे लीक हुई, वहां से ये एसएमएस कैसे आया? तीसरी बात इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि शाइना जी या बीजेपी की जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि मनसुख भाई के साथ जो हुआ उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी। हम लोग भी इसको मानते हैं, किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो आदमी छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी की भी यदि मृत्यु होती है तो उस पर हमको संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कि दादरा हवेली के जो सांसद हैं, जो 7 बार सांसद रहे आदिवासी नेता थे,
उन्होंने मुंबई में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। आज उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनका बेटा लगातार इस बात को कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। 16 पृष्ठ का उन्होंने एक अपना खत लिखा है मृत्यु के पहले, उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कई पदाधिकारियों को और कई नेताओं के नाम दिए। आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि जो खत उन्होंने लिखा है उस पर जांच होनी चाहिए। हमारा कहना यह कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो दोहरा चरित्र है, इससे उनको बचना चाहिए। कि अगर एक आदमी की मृत्यु समुद्र में अगर उसकी डेड बॉडी मिलती है मनसुख भाई की, तो एक आदमी की लाश एक होटल पे भी मिलती है, जहां वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रताड़ना के कारण मैंने सुसाइड किया है। उसके लिए भी तो कहना चाहिए कुछ। और जहां तक बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है, कहते हैं कि इसकी जांच अच्छे ढंग से हो, जो भी एजेंसी जांच करना चाहे निश्चित रूप से जांच करे। नहीं तो ये बृजमोहन जी, ये बात अपनी सहयोगी पार्टी को आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? देखिए, आपके लहजे में साफ तौर पे नजर आ रहा है, आपने कहा कि जो दोषी है उस पर एक्शन होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये चीज आप अपने सहयोगी दल को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? शिवसेना की तरफ से, संजय राउत की तरफ से तो बयानबाजियां ऐसे हो रही हैं कि जैसे, और खुद आपके सामने ही, आप खुद देखिए, खुद विक्रम जी ने अभी आपके सामने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि सचिव जो यहाँ पे सचिन है बिल्कुल पूरी तरह से पाक साफ है, उनका कोई हाथ नहीं है, पूरी तरह से वो पैरवी कर रहे हैं। तो आप ये बात उनको क्यों नहीं समझा पा रहे जो पूरी तरह से सचिन वाजे का पक्ष ले रहे हैं? विक्रम जी को सुन रहा था, विक्रम जी ने ये नहीं कहा कि वो पाक साफ है। नहीं, मैंने उनसे सीधा सवाल किया था, क्या आप मानते हैं कि सचिन वाजे पूरी तरह से पाक साफ है? उन्होंने कहा मुझे विश्वास है। नहीं, उन्होंने कहा कि वो कर्मठ अधिकारी थे। हाँ। ये बात ठीक है। देखिए, मेरा कहना ये, फिलहाल तो आरोप है ना उन पर, बात करती है, फिलहाल तो आरोप है ना उन पर। श्यामला का ये पेपर दिखा रहा हूँ, ये श्यामला का आज का पेपर है, इसमें उन्होंने एनआईए को एप्रिशिएट किया है, गिरफ्तार किया है। ये देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गलत जानकारी दे रहे हैं देश को, मेरी उस पर आपत्ति है। जो सच है वो लेकर आए हमको। और जहां तक उद्धव ठाकरे जी ने इस बात को विधानसभा के फ्लोर पे भी कहा है, मीडिया में भी कहा है कि हम किसी भी अपराधी को, जिसने भी अपराध किया है उसको निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार पूरी तौर से प्रतिबद्ध है, उसका संकल्प है। वो खाली ये मुकेश अंबानी जी के यहाँ पे घटना घटी इसके लिए नहीं, अगर एक गरीब से गरीब आदमी के साथ भी अगर अन्याय होगा तो हमारी सरकार यहाँ पर उसके साथ खड़ी दिखेगी और उसको न्याय दिलवाने के लिए हर वो संघर्ष करेगी जो एक सरकार को करना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र को भी, पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, वेद भूषण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। वेद भूषण जी, जब यहाँ पे वाहन में बाकायदा जिलेटिन की खबर सामने आती है एंटीलिया के सामने कि वाहन के अंदर जिलेटिन छड़ें भरी हुई हैं, उसके बाद तार यहाँ पर इंडियन मुजाहिदीन तक पहुंच जाते हैं बाकायदा, और फिर उसके बाद तिहाड़ जेल तक भी पहुंचते हैं। ये जो पूरी परिस्थिति है, ये जो पूरी तस्वीर है, इसमें आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पूरी ईमानदारी से काम हुआ है और एनआईए को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था? देखिए, अभी जो आपके चैनल पर जो प्रवक्ता बोल रहे थे, हाँ, पहले तो मैं उनको करेक्ट कर दूं कि जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के अंदर, माननीय केजरीवाल जी के अंडर है, ना कि अमित शाह के, बीजेपी का या केंद्र सरकार का उससे दूर दूर तक भी वास्ता नहीं है। उनका अपना प्रशासन है, अब वो केंद्र सरकार के अंडर नहीं है। दूसरा, जो सचिन वाजे इंस्पेक्टर हैं, 2004 में ख्वाजा यूनिस की कस्टोडियल डेथ के सिलसिले में वो उनको नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था। 14 साल की कानूनी लड़ाई के बाद वो वापिस आए हैं। हाँ। तो उनका जो कैरेक्टर है वो डाउटफुल रहा है, और मुंबई पुलिस को बहुत जल्दबाजी में उनको इतनी सेंसिटिव पोस्टिंग में नहीं रखना चाहिए था। उनको पहले परीक्षण किया जाता, 2 साल 3 साल उनको परीक्षा में रखा जाता कि क्या वो इस लायक हो गए नहीं हो गए। बिल्कुल। अब जो फिलहाल जो मामला मनसुख हिरेन का मौत से जुड़ा मामला है, और जो 20 जिलेटिन स्टिक्स एंटीला के बाहर मिली हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई तार जुड़ता नजर आ रहा है। एनआईए हिंदुस्तान की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जिसका उद्देश्य है इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन करना, इंटरनेशनल कोई लिंक हो तो उसका एस्टेब्लिश करना। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेशन एनआईए की होंगी वो तमाम अदालत के प्रति जिम्मेदार हैं। जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी वो तमाम कोर्ट के अंदर जाएंगे। जो सचिन वाजे के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं वो बहुत सीरियस एलिगेशन है। फोर्जरी 465, 286, 273, 506, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और एक्सप्लॉसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, बहुत संगीन धाराओं के तहत उनके खिलाफ मुकदमा है।
तो यदि उसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए करे, बॉम्बे पुलिस करे, सीबीआई करे, तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, किसी को शक या डाउट नहीं होना चाहिए। अभी अभी आपने देखा कि 13 साल बाद जो दिल्ली के अंदर बाटला हाउस केस हुआ था, उसमें दिल्ली पुलिस के ऊपर किस तरह दाग लगा दिया गया था। आज दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है और उसके जो उग्रवादी है उनको फांसी की सजा सुनाई है। तो थोड़ा जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा इस तरह के मामले में। जो ये स्कॉर्पियो कार जो बिकरौली पुलिस स्टेशन के अंदर इसकी रिपोर्ट मनसुख हिरेन ने लिखवाई थी, वो भी अभी जांच का विषय है कि वो कैसे सचिन वाजे उस कार को कैसे स्कॉर्पियो को यूज करते रहे। तो इसमें बहुत सारे पेचीदे सवाल हैं जिनका जवाब लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। अभी ये भी कहा जा रहा है कि और भी बॉम्बे पुलिस के ऑफिसर्स हैं जो शक के दायरे में आते हैं, जिनका इस मामले से संबंध हो सकता है। तो यदि एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो लेट अस वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। अभी किसी भी तरह की हम जल्दबाजी यदि करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, ना इन्वेस्टिगेशन के लिए ठीक रहेगा। राजनीतिक लोग हैं वो तो अपनी रोटियां सेकते हैं, उनको अपने हिसाब से बोलना होता है, अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करना होता है। पर आप एक जिम्मेदार चैनल के नाते हिंदुस्तान की जनता को एक मैसेज आना चाहिए आपके थ्रू कि अभी इंतजार करा जाए। एनआईए ने इस केस को इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर की है, तो ये बहुत संगीन मामला है। इसमें एक आम मामला नहीं है जिसको रूटीन के केसेस की तरह किसी थाने पर या किसी क्राइम ब्रांच पर, एटीएस पर छोड़ दिया जाए। तो इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी थोड़े दिन इंतजार करें, थोड़ा इंतजार सारी इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो जाएगी। साइना एनसी जी, क्या आपको लगता है, जैसे भी कह भी रहे थे बाकायदा विभूषण जी, कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, और यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है बीजेपी की तरफ से कि बाकायदा उनको अपराधी घोषित कर दिया गया है। थोड़ा जांच कंप्लीट होने दीजिए, जांच पूरी होने दीजिए, उसके बाद कोई फैसला लिया जाए। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है बीजेपी को? देखिए, सबसे पहले तो हमारी मांग है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मेरी आवाज एको हो रही है, थोड़ा कठिन है बोलना। लेकिन सबसे पहले आप शिवसेना की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जब आप पलटवार कर रहे हैं तो देख लीजिए कि आरोप क्या है। आरोप ये है कि पुलिस के एक अधिकारी ने ये बॉम्ब को फैसिलिटेट करने में मदद किया। अभी ये एक एक्सटॉर्शन कॉल था या क्या था, वो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जरूर बनता है। एनआईए की तहकीकात के बाद ही हमें पता चलेगा कि इंटेलिजेंस क्या कह रही है इस पूरे केस में। किस ढंग से मनसुख हिरेन होती है अचानक से इस केस के बाद, ये भी बहुत सारे सवाल और प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। हमारी मांग स्पष्ट है, लाई डिटेक्टर और एनआईए को तहकीकात करना चाहिए, सच्चाई सबके सामने। जो उनको गिरफ्तार किया, क्या ये बस है या कोई पार्टी उनको शरण दे रहे हैं? क्या मुंबई पुलिस में ऐसे केसेस जब देखने मिलते हैं तो क्या हो रहा है? लेकिन एक बात बताइए साइना एनसी जी, ठीक है, यहाँ पर जो स्थिति है महाराष्ट्र सरकार को लेकर आप उस पर सवाल खड़ा करती हैं, जांच को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है, वो बिल्कुल बात समझ में आती है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता जिलेटिन की छड़ें वाहन में लदकर बाकायदा इंटीरियर के सामने खड़ी हो जाती हैं? आखिर वहां तक पहुंची कैसे? कौन है इस पूरी पिक्चर में? आखिर अहम किरदार कौन निभा रहा है? आखिर कौन है पर्दे के पीछे जिसकी वजह से यह पूरी साजिश हुई? और इस पूरी साजिश का जो असल मायनों में लेखक है, राइटर कौन है, उसी की तलाश इस वक्त एनआईए के जरिए भी की जा रही है। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि साइना जी फिलहाल अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हैं जो कि प्रवक्ता है एनसीपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही विक्रम सिंह और शिवसेना प्रवक्ता, और साथ ही विभूषण जी हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, सवाल तो उठेंगे ना कि आखिर पूरी पिक्चर का असल किरदार है कौन, साजिश के पीछे है कौन, ये तो आप भी जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे कौन है, और जो भी है वो देश के सामने आए, वो देश के कानून के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो। इसमें हम किसी को संरक्षण नहीं देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। परेशानी ये है कि जब से महाराष्ट्र में हम लोगों की सरकार बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों को इस बात की तकलीफ है कि सरकार इतना बेहतर जनहित के काम क्यों कर रही है। इन्हीं बातों को लेकर ये छोटे छोटे मुद्दों पर उन बातों का बतंगड़ बनाने का काम करते हैं जिनका की सीधा संबंध महाराष्ट्र सरकार की नेतृत्व से नहीं होता है। उसके बावजूद भी उससे जोड़ने का जो एक काम करते हैं, मैं इसकी पूरी तौर से निंदा करता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार किसी भी अपराधी को किसी भी प्रकार का संरक्षण न देती है और न देगी।
इस मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता हमारे मंत्री या हमारे मुख्यमंत्री कभी नहीं करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। नहीं, अभी वेदभूषण जी एक बात कह रहे थे, बात की है नहीं, अभी वेदभूषण जी एक बात कह रहे थे यहाँ पे ब्रजमोहन जी, वो कह रहे थे कि जिस पुलिस ऑफिसर की स्थिति इतनी संदिग्ध हो, जिसकी भूमिका संदिग्ध हो, जिस पर आरोप चल लगे हुए हों और वो भी काफी गंभीर आरोप लगे हों, उसे इतने जल्दी एक और मौका दे दिया जाता है और उसके बाद उसके हाथ में एक गंभीर केस भी दे दिए जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो है जल्दबाजी यही भारी पड़ रही है मुंबई पुलिस की छवि को और सरकार की छवि को लेकर भी? नहीं, हो सकता है कि ये बात हो इसमें कि कहीं कोई चूक हुई है। अगर ऐसा हुआ है तो उसको निश्चित रूप से सुधारा भी जाएगा और उसके कारणों को भी देश के सामने रखा जाएगा कि आखिर किन परिस्थितियों में उनको नियुक्ति देना पड़ी थी या क्या कारण हुए थे। आप देखिए, अभी तो जांच हो रही है। इस जांच में मैं नहीं सोचता कि कोई भी पहलू अछूता रहेगा, क्योंकि जांच एजेंसियां, एनआईए भी एक बहुत ही प्रमुख जांच एजेंसी है और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र की एटीएस है वो भी एक बेहतर काम करने वाली एजेंसी है और किसी भी प्रकार से किसी ना तो तथ्य को छुपाया जाएगा और ना ही किसी सबूत को इस ढंग से मिटाया जाएगा जिससे कि किसी को उसका फायदा मिले। ये मैं आपको जरूर विश्वास दिलाना। नहीं ब्रजमोहन जी, लेकिन ये भी तो एक बड़ी विडंबना है ना कि सरकार की तरफ से बाकायदा एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को जिम्मेदारी दे दी जाती है जो कि एक लंबे समय से सस्पेंड, पुलिस महकमे से बाहर और उसके साथ साथ गंभीर आरोप, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अभी उस परिस्थिति को लेकर बाकायदा चर्चा की जाएगी। उस वक्त आप कहाँ थे? आप भी सरकार में हैं, आप भी गठबंधन में, उस वक्त आप कहाँ थे जब बाकायदा उनको जिम्मेदारियां तय की जा रही थी? क्या शिवसेना ने आपसे पूछा नहीं? क्या सरकार उद्धव ठाकरे ने कोई सवाल जवाब नहीं हुआ किया क्या आपने उनसे? देखिए, सरकार अपना काम अपने ढंग से करती है और हम लोगों का पार्टी की तरफ से कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री जी ने या गृह विभाग ने कोई फैसला लिया होगा तो उसमें अधिकारियों की सहमति भी होगी और ये एकदम से किसी के कहने, ये कोई राजशाही नहीं है कि किसी को एकदम से अपॉइंट कर दिया। ये लोकतंत्र है, इसमें नियम है, कायदे हैं और उन कायदों के अंतर्गत ही किसी की नियुक्ति की जाती है या किसी को रिस्ट्रेट किया जाता है। अब वो परिस्थितियां क्या है, कैसे हुआ, इन सारी चीजों की जानकारी अभी इस जांच में सामने आ जाएगी और मुझे पूरा विश्वास भी हुआ होगा, नियमों के अंतर्गत हुआ होगा, नियमों से बाहर जाकर कोई काम नहीं हुआ होगा। ठीक है, वेदभूषण जी, आपको सच में लगता है कि जिस तरह से ब्रजमोहन जी कह रहे हैं कि बाकायदा नियमों का पालन किया गया है, उनको जब दोबारा ज्वाइन करवाया गया, बहाल किया गया, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई, तो पूरे नियम कायदे के साथ हुआ है क्या पालन इस पूरे मामले में? लगता है आपको उनके बयान को सुनने के बाद या ये जो फिलहाल असल तस्वीर है उसको देखने और समझने के बाद? मुंबई पुलिस पहली बार शक के दायरे में नहीं रही है। आपको याद होगा 156 एक पिक्चर भी बनी थी, दया नायक, अब तक 56 जिसके हीरो थे। अब तक 56। उसके अलावा प्रदीप शर्मा जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की वहां पर एक जो लाइन बड़ी लंबी फहरिस्त है, परंतु उसका हशर आपने देखा कि वो तमाम जो स्पेशलिस्ट थे किस तरह से जेलों में रहे, किस तरह से उनके ऊपर उंगलियां उठी। क्योंकि बॉम्बे जो है एक फाइनेंशियल कैपिटल है हिंदुस्तान की, फिल्म की नगरी है। वहां पर बहुत से बाहर के कंट्रीज का बड़ा भारी इन्फ्लुएंस होता है, पैसे का इन्फ्लुएंस होता है, राजनीति वहां पर बड़े चरम सीमा पर रहती है। अब जिलेटिन की जो छड़ें मिली है, जिलेटिन की छड़ें माइंस को उड़ाने के लिए ली जाती हैं। ये आम आदमी के लिए खिलौना नहीं है, पटाखे दिवाली के नहीं है। जिलेटिन की छड़ें किसी के पास होना ये बहुत सीरियस मामला है। और जिस तरह से ये जो दो बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी और अडानी, बिल्कुल, जिसको लेकर विपक्ष आरोप भी लगाता है, पूरा हिंदुस्तान उंगली उठाता रहा है। यदि उनके घर के ऊपर इस तरह की चीजें मिलती हैं, उससे कुछ जुड़े लोग यदि सामने आते हैं तो उसकी जांच बहुत जरूरी हो जाती है। उद्योगपति होना एक अपनी जगह अलग बात है, पर इस तरह के उनको धमकी भरा लेटर लिखना, इसकी जांच बहुत बड़े लेवल पर होनी चाहिए। एनआईए जांच कर रही है। आपको याद होगा सुशांत राजपूत केस के अंदर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी, कुछ नहीं मिल पाया। तो इसलिए सभी को धैर्य रखने की जरूरत है। यदि एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो हम बॉम्बे पुलिस पर भी भरोसा करते हैं, पर एनआईए पर भी उतना ही भरोसा करते हैं, क्योंकि ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो इसलिए सभी को इसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। यदि कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ है तो सचिन वाजे को क्लीन चिट भी दी जा सकती है। अदालतें मौजूद हैं, जिम्मेदारी से उनका ट्रायल होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद तमाम एविडेंस को एनालाइज किया जाता है, साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। तो इसमें धैर्य रखने की जरूरत है। ना एनआईए पर मुझे इतनी जल्दी उठाने की जरूरत है कि वो बीच में क्यों कूद पड़ी। ये गवर्नमेंट का डिसीजन था, गवर्नमेंट को किसी लेवल पर लगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़े लेवल पर होने चाहिए, इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस
हो सकते हैं, विदेशों से इसके तार जुड़े हो सकते हैं, जो कि बॉम्बे पुलिस नहीं कर सकती है। इसलिए एनआईए का आना बहुत ज्यादा ताज्जुब या कोई ऐसी गलत चीज नहीं है। सरकार ने जो निर्णय लिया है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, अभी आपने कहा वेदभूषण जी की जो जिलेटिन की छड़ी माइल से दौड़ने के लिए काम में लाई जाती है, ना कि वो पटाखों की तरह इस्तेमाल की जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भले ही बीजेपी केंद्र सरकार इस वक्त महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा रही है, लेकिन मैं इस चीज को समझना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर जिलेटिन की छड़ें इंटीलिया के सामने एक वाहन के अंदर हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या इसमें जो केंद्र सरकार के अंडर में आती हैं सुरक्षा एजेंसी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनकी भूमिका को हम तय नहीं कर सकते कि आखिर जिलेटिन की छड़ें इतनी भारी मात्रा में महाराष्ट्र पहुंचती हैं, महाराष्ट्र में इंटीलिया के सामने पहुंच जाती हैं? महाराष्ट्र भी तो आखिर देश का ही हिस्सा है। बिल्कुल, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है कि जिलेटिन की जो छड़ें हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्पज से यूज की जा सकती हैं। वो पब्लिक डोमेन में कैसे आ गई, इस तरह के लोगों के हाथ में कैसे लग गई, जो एंटीलिया के पास में 20-30 छड़ें वहां पर एक कार के अंदर रखी गई, तो ये तमाम एक सवाल पैदा करता है, तमाम एजेंसीज के ऊपर सवाल पैदा करता है। और बॉम्बे में तो आपने देखा हो किस तरह से अटैक हुआ था, पूरा एक होटल के ऊपर अटैक कर दिया गया था, किस तरह से किश्ती के अंदर, नाव के अंदर बैठकर पाकिस्तान से उग्रवादी आए थे। तो ये हम सबको सोचने का समय है कि हम सोचें और देखें कि किस तरह की चीजें हिंदुस्तान के अंदर हो जाती हैं। और ये जांच का विषय है, लेट अस वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल। और विक्रम जी, एक बात बताइए, जो सवाल अभी मैंने वेदभूषण जी से पूछा, वही सवाल यहाँ पर शिवसेना सरकार से भी है। जो गठबंधन की सरकार है, उद्धव ठाकरे इस वक्त मुख्यमंत्री है, ये सवाल उनसे भी पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र में अगर इंटीलिया के सामने जिलेटिन की छड़ें वाहन में पहुंच जाती हैं, तो जरा सोचिए कि महाराष्ट्र कितना सुरक्षित है, महाराष्ट्र के लोग कितने सुरक्षित हैं। देखिए, आप ये देखिए कि वहाँ पे उनकी अंबानी की भी सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है, और उसके बावजूद अगर ये है तो कहीं की कुछ तो है ही। लेकिन इसमें क्या निकल के आता है, ये थोड़ा जांच का विषय है। तो मेरा यही कहना है, देखो पुलिस अफसरों पर भी आरोप बहुत बार लगे हैं और वो कई बार सख्त भी हुए हैं। तो ये कह देना कि हाँ इसमें तो ये शामिल है या वो शामिल है, जब तक जांच पूरी नहीं हो पाती, किसी के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है। बाकी दूसरा मेरा सिर्फ यही कहना है कि जब महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस भी अपने आप में बहुत सक्षम है, कभी नाम है, तो उनको भी थोड़ी जांच करने देनी चाहिए थी। ऐसी क्या जल्दी थी, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। इसके बाद भारत सरकार ने भी केस को जो है एक के हाथों में दे दिया, तो थोड़ा तो विचार करना चाहिए था। इस चीज में क्या ऐसा कुछ लगा कि भाई एकदम ये ऐसा हावभाव करना है, एनआईए को भेजना पड़ा है। एनआईए, हम ये नहीं कहते कि एनआईए जांच करनी है तो कोई गलत है, लेकिन वो भी एक पुलिस है, उनका भी इतना ये नहीं करना चाहिए, उनको हमें कमती दिखाना चाहिए। तो मेरा सिर्फ यही कहना है। नहीं तो सारी जांच नहीं, एक मिनट विक्रम जी, एक बात बताइए, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, आपके नेताओं की तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से, आपके गृह मंत्री की तरफ से सचिन वाजे के पक्ष में तो कई बयान आए। बाकायदा अगर एक तरह से पहलू से देखा जाए तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बचाने की कोशिश भी हो रही है, उनके पक्ष में खड़े हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आप एनआईए की एंट्री को भी पूरी तरीके से सवाल उस पर भी खड़ा करते थे कि केंद्र सरकार ने जल्दी कर दी, लेकिन क्या एक बार भी आपकी सरकार ने इस संवेदनशील मुद्दे पर गौर किया कि जो जिलेटिन की छड़ें इंटीलिया के सामने, जो कोई आपने खुद माना है कि हाई प्रोफाइल एरिया है, वो पूरी तरीके से पॉश एरिया माना जाता है, वहां पर पहुंच जाती है, तो महाराष्ट्र की जनता की सुरक्षा की गारंटी फिर कौन लेगा? वो जिलेटिन की छड़ें कहीं और भी हो सकती थी, आखिर वो महाराष्ट्र के अंदर घुसी कैसे? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसके साथ आपको खुद केंद्र के साथ मिलकर इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, मदद करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, ऐसे आज से पूरे देश में बहुत जगह हो रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ऐसा ही विस्फोटक जब पुलवामा में आ गया था, तब उसकी जांच कुछ हुई क्या? उसको वो सामने आया क्या? ये सारी चीजें देखो, कहीं आप इन चीजों को भी देखिए कि हमारे 40 शहीदों की सैनिकों की हत्या, एक तरह की हत्या हो गई थी, और उसकी आज तक जांच नहीं हो पाई है। उससे कुछ सामने नहीं आ पाया है कि वो कहाँ से आया था, कौन लेके आया था, उसमें कुछ आज तक नहीं पता चला। तो ये एक चिंता का विषय है। इसकी जांच चल रही थी, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि कोई ऐसा तो नहीं कि भाई मुंबई पुलिस चुप बैठ गई थी या कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। एकदम हाव ताव में ऐसे एनआईए को भेजना, मुझे लग रहा है कि कहीं देखिए, जहां तक मुंबई पुलिस की बात है, आप बीजेपी के साथ गठबंधन में रह के बाकायदा आपने सरकार चलाई है महाराष्ट्र में। शीना बोरा हत्याकांड पूरा मामला देख लीजिए, वहां पे देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे, आप उनके साथ गठबंधन में थे, तो उन्होंने खुद ये जवाब दिया था कि जो मुंबई पुलिस है उन्होंने उनको गुमराह करने की कोशिश की है। अब आप खुद बताइए, जिसके साथ आप गठबंधन में थे, जब वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुंबई की पुलिस ने मुझे गुमराह किया शीना बोरा हत्याकांड के मामले को लेकर, कैसे विश्वास कीजिएगा?
नहीं तो आप उनसे ये भी पूछो ना कि जब हमने नाइक का जब केस दबाया गया था वो किसकी सह पे दबा गया था, तब भी वही मुख्यमंत्री थे। तब उन्होंने कुछ नहीं बोला, उसके ऊपर भी कुछ बोलने हो। आप सारी चीजें देखिए, ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक तरफ से आरोप आप लगाए उनको आप सही मान रहे हैं। आप उनसे आप जरा पूछिए जरा करिए, जब अन्य नाइक का जब ये केस दबाया गया था वो क्यों दबाया गया था, तो फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, तो ये भी आपको पूछना चाहिए। ठीक है। मुंबई पुलिस ने, आप ये देखें कि मुंबई पुलिस ने कितने केस सोल्व किए हैं, आपका चाहे 26/11 का हो, चाहे मुंबई बम कांड मामला हो, मुंबई पुलिस ने कहीं पे भी कहीं कमती नजर नहीं आई। चलिए, तो ऐसे एकदम मुंबई पुलिस पर ऐसे सवाल उठाना ये भी सही नहीं। आपके इस बयान की भी पड़ताल पूरी तरीके से वेदभूषण जी से एक बार पूछेंगे, वेदभूषण जी से पूरा विश्लेषण लेंगे कि आखिर ये जो उस दौरान जांच हुई थी उसका जो खुलासा हुआ उस बाबत फिलहाल इस मसले को लेकर आखिर क्या कर रही है मुंबई पुलिस, और उस बाबत एनआईए की जो एंट्री हुई उसको लेकर जो महाराष्ट्र सरकार सवाल उठा रही है वो किस हद तक सही है। आखिर उस बाबत चाहे केंद्र हो या फिर महाराष्ट्र की सरकार, क्या उन्हें मिलकर इस मसले का समाधान नहीं निकालना चाहिए? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सियासत से अलग हटकर महाराष्ट्र की जनता की, देश की जनता की सुरक्षा की जो गारंटी है, जिसको लेकर बाकायदा कस्में खाकर सत्ता में आई जाता है, चाहे फिर वो कोई भी पार्टी हो, इस मसले को लेकर आखिर सियासत हो क्यों रही है? यही एक सबसे बड़ा सवाल है और इसी बाबत बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े भी हुए हैं। वेदभूषण जी, अभी जिस तरह से विक्रम सिंह कह भी रहे थे बाकायदा कि हम ये नहीं कहते कि एनआईए की एंट्री गलत है, हम उसके साथ बिल्कुल पूरी तरीके से हैं, लेकिन क्या सपोर्ट कर रही है महाराष्ट्र सरकार उस तरीके से इस जांच को लेकर? देखिए, विक्रम जी के साथ में मैं बहुत लंबे टाइम तक डिबेट में रहा हूं और खासतौर से सुशांत राजपूत केस में बॉम्बे पुलिस के साथ था, हूं और रहूंगा। उसमें बहुत ही पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी उस पर सवाल पैदा किए गए, परंतु हमने उसका डटकर विरोध किया। हालांकि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दी गई, सीबीआई उसमें कुछ नहीं निकाल पाई। परंतु अब जो सचिन वाजे का जो मामला आया है, ये डाउट और शक के घेरे के अंदर है। इसमें जो देरी की गई या इसमें ढिलाई की गई या इसमें इलेक्शन का जो मामला बना बॉम्बे पुलिस के लिए, वो नहीं होना चाहिए था। पुलिस को अपने आप से ही ऐसे जो इंस्पेक्टर थे जिनके ऊपर शक की निगाह थी, उसी टाइम को सस्पेंड करके और उनकी इन्वेस्टिगेशन स्पेशल एटीएस के द्वारा या क्राइम ब्रांच के द्वारा करानी चाहिए थी, जिसमें डिले हो गया। इस वजह से ये तमाम शक की जो सुइयां है बॉम्बे पुलिस के खिलाफ, उनके सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ उठ गई और यहाँ तक एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि अभी और कुछ आईपीएस अधिकारी या सीनियर अधिकारी इस मामले से संलिप्त हो सकते हैं, जुड़े हो सकते हैं, उन पर भी तलवार लटकी हुई अरेस्ट की। इनमें इनके एक साथी हैं जो खुद भी इंस्पेक्टर हैं, जो इस मामले के अंदर जुड़े हुए हैं। उनका नाम है रियाज काजी। ये मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, इनके ऊपर भी तलवार है अरेस्ट की। तो जब इस तरह का मामला हो तो उम्मीद ये थी कि बॉम्बे पुलिस खुद से ही अपने आप बहुत बेहतरीन कार्रवाई करती है, एग्जाम्पलरी उनको पनिशमेंट दिया जाता है, उनकी अरेस्ट की जाती है। पर अब चूंकि ये सारा मामला राजनीतिक बन गया है, आरोप प्रत्यारोप के मामले चल रहे हैं। विक्रम जी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, अपनी बात उनका कहने का तरीका बिल्कुल ठीक है, परंतु एनआईए की इन्वेस्टिगेशन को होने दें। उसमें कोई ऐसा चीज नहीं है कि यदि कोई क्राइम हुआ है तो एनआईए खोदेगी नहीं। मैं आपके चैनल पर ये और क्लियर करना चाहता हूँ, चाहे एनआईए हो चाहे सीबीआई हो, उसके अंदर तमाम पुलिस अधिकारी ही होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। टॉप टू बॉटम जितने भी अधिकारी होते हैं वो मोस्टली डेपुटेशन पर होते हैं, स्टेट पुलिस से होते हैं, दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस से होते हैं। तो उसमें कोई बाहर का आदमी नहीं होता, वो हमारे ही हिंदुस्तान के हमारे पुलिस ऑफिसर होते हैं। बेहतरीन उनकी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स होती है, विदेशों में उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है जिससे कि वो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक तरीके से कर सके। तो इसमें कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है कि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन पर अभी हम कोई सवालिया निशान लगाए। राजनीति एक अलग चीज है कि वहाँ गवर्नमेंट किसकी है, सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है, परंतु ये इन चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये बहुत संगीन मामला है। देश की एकता और अखंडता से जुड़ा मामला है, अपराध से जुड़ा हुआ मामला है, टेररिस्ट से जुड़ा हुआ मामला है, तिहाड़ जेल से जुड़ा मामला है। बहुत इसमें साइबर की बहुत सारी वायलेशंस हुई हैं जिसकी गहन इन्वेस्टिगेशन किए जाने की जरूरत है और एनआईए पर हमको तमाम को विश्वास करना ही चाहिए। बिल्कुल, यानी कि एनआईए की जांच पर विश्वास करने की जरूरत है। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, एक बात बताइए, क्या आपको स्थिति गंभीर नहीं लगती? मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पे जिलेटिन की छड़ें एंटीलिया के सामने पहुंच जाती है, पुलिस महकमे पर, प्रशासनिक अमले पर, व्यवस्था पर, क्या आप नहीं मानते कि चूक है जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है? चाहे फिर वो मुंबई पुलिस के जरिए हो, एनआईए के जरिए हो या फिर किसी भी सुरक्षा एजेंसी के जरिए हो। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से
किसी भी निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को भरपूर सुरक्षा दे, और इसमें यदि किसी भी प्रकार की कोई चूक हुई है तो जो भी संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए और उनको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये हम लोग इस बात का विश्वास आपके माध्यम से दिलाना चाहते हैं। जहां तक बात जांच की है, हम लोगों ने कभी भी किसी भी जांच एजेंसी पे उंगली नहीं उठाई है, चाहे वो सुशांत सिंह का मामला रहा हो, चाहे किसी और जांच एजेंसी का मामला रहा हो, क्योंकि ये जांच एजेंसियां हमारे अपने लोगों, हम ही लोगों ने कानून बना के बनाया है। ये हमारी बनाई हुई जांच एजेंसियां हैं और इसमें हमारे देश के लोग काम करते हैं। जो भी ऑफिसर है वो अपनी जिम्मेदारी से काम करता है, तो हमें उनकी किसी भी कार्रवाई पे ना तो कोई शिकायत है, ना किसी प्रकार का शक है। तो पार्टी के नेता जो उठा रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस के नाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, मुद्दा इस पे है। ठीक है, नहीं, लेकिन एक बात बताइए ब्रजमोहन जी, इसके लिए मुंबई पुलिस या फिर ये कह लीजिए कि महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? ये जो एंकल आप छोड़ दीजिए, चलिए एंटीलिया के सामने एक मुद्दा छोड़ दीजिए, आप ये छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार सियासत छोड़ दीजिए, सारी चीजें आप एक तरफ कर लीजिए। लेकिन चूंकि इस वक्त महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, शिवसेना, एनसीपी, आप इस वक्त सरकार में हैं, जिलेटिन की छड़ें मुंबई पहुंचती हैं, खुद आप समझे कि कितना गंभीर मसला है ये। इस एंगल की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार क्या करेगी? कैसे पहुंची? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए क्या करेगी महाराष्ट्र सरकार? प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि जब भी ऐसा मामला होता है तो जो संबंधित विभाग होते हैं, जो संबंधित अधिकारी होते हैं, उनके साथ बैठकर कि कौन सी किस कमी के कारण ऐसा हुआ है और उन कमियों को दूर करने का काम हर सरकार करती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई ना राजनीति होती है, ना ही इससे किसी प्रकार का कोई लिहाज रखा जाता है, क्योंकि ये आम आदमी की सुरक्षा छवि से जुड़ा हुआ सरकार होती है। वो ये चाहती है कि उसकी छवि निर्विवाद हो और बेहतर हो। तो मैं सोचता हूँ कि इस मामले में जरा सा भी सिंगल अपने को नहीं देखना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये वही सरकार, ये वही पुलिस अधिकारी हैं जो 5 साल 6 साल पहले उनके लिए भी काम करते थे। उनकी आज, क्योंकि वो आज हमारी सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं, आप उस पर डाउट कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, पार्टी के नेताओं को अपनी इस मानसिकता से उभर कर, इस मानसिकता से बाहर आकर इसकी वास्तविकता को देखना चाहिए और उसी के अनुरूप अपनी बात कहना चाहिए। नहीं, ठीक है ब्रजमोहन जी, मेरा सवाल ये था, ठीक है, मैं मानती हूँ कि ठीक है, जिस तरह से बाकायदा विपक्षी आरोप लगाता रहता है, अंबानी, अडानी, मोदी के संबंध रहे हैं, बाकायदा औद्योगिक संबंध है, उद्योगपतियों का साथ देते हैं, यह सब सियासी मसले हैं। मेरा सवाल यही है, क्या आप उन लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी वजह से जिलेटिन की छड़ें महाराष्ट्र में पहुंची, मुंबई में पहुंची, और कल को अगर कहीं पर भी कोई हादसा होता है तो क्या उसके लिए किसी भी तरीके की कोई कोशिश, प्रयास क्या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हो रहे हैं? जो चूक हुई है, जो सेंध लगी है, उसको भरपाई करने के लिए क्या कर रही है महाराष्ट्र सरकार? उस सेंध को भरने के लिए क्या कर रही है? देखिए, ये काम मैं आज आपको इसलिए कुछ नहीं बता सकता कि ये जांच एजेंसियों का काम होता है और जो सुरक्षा से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो इसकी पूरी योजना बनाते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ कमी छूटी है, क्या हुआ, ऐसा क्या वहां तक पहुंच गई, फेडर रोड तक पहुंच गई, इसके पीछे लोग कौन है, ये कैसे ऑपरेट हो रहा है। मैं सोचता हूँ सारे मुद्दों की जो प्रश्न मेरे और आपके दिमाग में आते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे जो पुलिस से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं या जो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम करते हैं, वो इससे ज्यादा विभिन्न पहलुओं पे सोचते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की पुलिस की नहीं, हिंदुस्तान की सारी सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में बेहद गंभीर होती हैं। वो किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करती, क्योंकि एक आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो वहाँ पर हमारा हो सकता, हमारा नेता वहां से गुजर रहा हो, ये कोई गारंटी है कि वहां से कोई ऐसा आदमी नहीं आएगा। ये हो सकता है कि कोई पुलिस का अधिकारी वहां से निकल रहा हो और इस प्रकार की घटना हो जाए। मामला है, इसको राजनीति से ऊपर उठकर हम लोगों को देखना होगा। निश्चित रूप से इसके लिए जो भी सरकार है, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे दीगर सरकार हो, जैसे कि संसद में जब पाकिस्तान के लोगों ने वहां पे अटैक किया था, उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेना पड़ेगी। क्योंकि ये चीजें अगर घटती हैं तो किसी के कोई इशारे पे नहीं होता, ये अचानक हुई चीजें होती हैं जिनको रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम करती हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि महाराष्ट्र की जनता को इस मामले में
पूरी तौर से निश्चिंत होना चाहिए। उनको पूरा विश्वास करना चाहिए कि महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय नेता शरद पवार जी इन सारी बातों को लेकर बेहद गंभीर है और ऐसी चीजों को रोकने के लिए जो भी करना होगा वो सब किया जाएगा। ठीक है, वो दिखना भी चाहिए ना यहाँ पर। ब्रजमोहन जी, वेदभूषण जी, एक बात बताइए, जिस तरह से बकायदा एंटीलिया के सामने जो वाहन पहुंचता है जिसपे जिलेटिन की छड़ें रखी हुई थी, आपको लगता है कि बिना किसी अंदर खाने की सहमति के चलते, अंदर खाने की मिलीभगत के चलते, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे वो व्हाइट कॉलर हो, चाहे वो सियासी लोग, बिना उनकी मिलीभगत के क्या इतना बड़ा कांड हो सकता था? और सबसे बड़ी बात कि जब उनकी मिलीभगत से इस तरह के कांड हो सकते हैं तो जांच को लेकर तो फिर सवाल भी उठेंगे ना कि आखिर मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उसमें कितनी पारदर्शिता है। वेदभूषण जी। हाँ, अच्छा, मेरे से सवाल है जी। अभी एक वक्ता बोल रहे थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पुलिस और जो इस तरह की एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई है, एनसीबी है और जो दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जिस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल में जो फिलहाल आप नजारा देख रहे हैं, महाराष्ट्र में जो नजारा देखने को मिला, सुशांत के अंदर जिस तरह से सीबीआई को राजनीति पर बात करिए या तो आप अधिकारी बन के बात करिए, आपको केंद्र सरकार की कमियां नहीं दिख रही। आप ये नहीं बता सकते कि इतनी छड़े पहुंच कैसे गई, इसका जवाब दीजिए आप। जो बड़ी देर से आपको सुन रहा हूं, आप पुलिस अधिकारी के रूप में या तो बात करिए या राजनेता के रूप में बात करिए। मैं नेता नहीं हूँ, पहली बात तो मैं कोई राजनीतिक आदमी तो नहीं आप राजनेता के रूप में बात ना करें। आपको आप क्या बताना चाहते हैं कि देश की पुलिस में सारा है, जिसमें आप पुलिस अधिकारी के रूप में यहाँ पर देखे, आपको आप सम्मान जो मिल रहा है वो पुलिस अधिकारी के रूप में मिल रहा है। क्या आप इस पुलिस को नकारते हैं? क्या आप इस पुलिस की उपलब्धियों को नकारना चाहते हैं देश की? तमाम सिस्टम को जिस तरह से मिसयूज करा जा रहा है तो उससे तो बनता ही है। पुलिस को मिसयूज क्यों हो रहा है? आप लोग मिसयूज हो रहे हैं। आप लोगों की बिल नहीं बैठी है। आप अपने अधिकारी को क्यों नहीं समझाते कि वो कानून के तहत अंतर्गत काम करें, राजनीतिक दबाव में ना समझौता करते हैं और उसके लिए राजनेताओं को आप दोषी ठहराते हैं। ठीक है, बिल्कुल राजनेता दोषी है, उसके क्यों नहीं दोषी है? आप लोग खुद समझौता करते हैं। आप लोगों ने हिम्मत है सच बोलने की? महाराष्ट्र के आप मुझे बताइए, क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है इन सारे मामलों को रोकने की? आप बंगाल पहुंचाते हैं, महाराष्ट्र, यही समस्या है यहाँ पर, यही समस्या है ब्रजमोहन जी। राज्य सरकार केंद्र सरकार को कोसे, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोसे, समस्या अभी भी वहीं की वहीं बनी हुई है। आपको पुलिस अधिकारी के रूप में एक टेक्निकल बात बतानी चाहिए, आप राजनीति की बात करने लगे। आप टेक्निकली बताइए, टेक्निकली इसको कोई मिस्टेक। ठीक है, विक्रम जी एक बात बताइए। ठीक है, विक्रम जी एक बात बताइए। विक्रम जी एक बात बताइए, जो इस वक्त परिस्थिति बनी, जिस तरह से डिजिटल की छड़ें एंटीलिया के सामने पहुंची, क्या उसकी जिम्मेदारी लेगी उद्धव सरकार? क्या वो अपनी चूक मानती है उसमें? सियासत तो आप एक तरफ रख दीजिए, पहले अपनी चूक मानती है उद्धव सरकार? और ये पुलिस की मुंबई पुलिस को और एटीएस को इसकी जांच करनी चाहिए थी, तभी पता चलता। अभी के एक बार एक अफवाह और भी चली थी। आपको लगता है कि बिना किसी मिलीभगत के इतना बड़ा कांड हो जाता है? जिलेटिन की छड़ें आपके सबसे बड़े उद्योगपति के घर के सामने पहुंच जाती हैं बिना मिलीभगत के, यूं ही? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि एक बार पहले की अफवाह चली थी कि अंबानी जी को ऊपर हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं मिलेगी, तो हो सकता है कि सुरक्षा कारणों के कारण नहीं मिलेगा, जो भी था, लेकिन कहीं वो एंगल भी कुछ ऐसा ना हो। तो ये सारी चीजें एक बार मुंबई पुलिस और एटीएस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी ताकि सारी चीजें सामने आती। लेकिन ये देखिए, सरकार और मीडिया का दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। तो पहले भी आपने देखा हुआ किस प्रकार से सुशांत के मामले में 5-6 महीने तक मीडिया ने एक वही डिबेट चलाई और कुछ भी निकल के आया नहीं, और पब्लिक उससे पूरा देश से गुमराह हुआ। तो मीडिया और सरकारों को देखो कितनी जगह पे तो इंस्पेक्टर कलौट मिलते हैं कई जगह पूरे देश में, तो वहां पे ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, चीजें तभी होंगी। और मेरा अभी इसमें यही कहना है कि इसके अंदर अगर एटीएस और मुंबई पुलिस जांच कर लेती तो सुबह कुछ डॉक्टर निकल के आना चाहिए था सामने, उसमें सारे एंगल उसमें सामने आ जाते। तो किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार जांच जब होती है तो उसमें 2 एजेंसियां भी करती हैं, तो भी कंफ्यूजन होता है, एक एजेंसी कुछ बताएगी दूसरी कुछ बताएगी, तो वहां पे भी कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले एक एजेंसी अगर नाकाम होती है तब आप दूसरी एजेंसी को लेके आओ। तो मेरा सिर्फ यही कहना है। ठीक है,
ऐसे में एक बात बताइए, यहाँ पर जिस तरह जो तस्वीर जिस तरह से आप फिलहाल आप पैरवी भी करते हुए नजर आए थे, उस बाबत आखिर कदम भी तो उठाए जाएंगे, कुछ सवाल भी तो पूछे जाएंगे। कुछ क्या सुरक्षा एजेंसी से सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या आप उनसे सवाल नहीं करेंगे? क्या बैठकों का दौर नहीं चलेगा? जिस तरह से बाकायदा एक तरह से वन साइड ले लिया गया, क्या उस बाबत कदम नहीं उठाएगी क्या महाराष्ट्र सरकार? इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी सिर्फ सचिन वाजे, उनके बचाने में ही पूरी मेहनत, पूरी रस्साकसी, सारे के सारे एफर्ट्स सिर्फ उन्हें बचाने के लिए होंगे क्या? इस एंगल पे भी तो सोचने की जरूरत है। नहीं, सरकार ने सस्पेंड करके केस को एटलीस्ट क्या दे दिया था। हाँ। सरकार कहाँ इसमें आपको सरकार की गंभीरता आपको नजर नहीं आ रही क्या इसमें? सरकार इसमें कौन सा बचाव कर रही है? सरकार इस मामले में बोलना चाह रहा था। जी ब्रिजमोहन जी। प्रियंका जी, देखिए कि जिस दिन ये मुद्दा सामने आया और जिस दिन सचिन वाजे का नाम सामने आया, उसी दिन सीएम ने हाउस में इस बात को डिक्लेयर किया था कि हम इनका तबादला कर रहे हैं। उनका तत्काल तबादला हुआ। तो जिस दिन मनसुख भाई की डेड बॉडी मिली, अगले दिन उनकी पत्नी ने जब अपने बयान में इनका नाम बताया, उसी दिन इनके खिलाफ कार्रवाई करने की शुरुआत हो गई। अगर उद्धव ठाकरे जी या सरकार इनके पीछे होती तो ये व्यक्ति अपने एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में नहीं जाते। एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाने का मतलब ये था कि सरकार किसी को भी बचाने का काम नहीं कर रही है। जो भी अपराध उसको सजा मिलनी चाहिए, बचाने की कोशिश नहीं कर रही है, यही हकीकत भी होगी, यही हकीकत भी होगी। लेकिन महाराष्ट्र की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी उद्धव सरकार पर है, महाराष्ट्र सरकार पर है, उससे पीछे नहीं भागा जा सकता। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। और सवाल वही है अभी भी कि आखिर जो मसला सामने आया उस बाबत आखिर कौन सही कौन गलत। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र की जनता की सुरक्षा, क्योंकि जिस तरह से जिलेटिन की छड़ें पहुंची है महाराष्ट्र में, वो कई सवाल खड़े कर देती है। फिलहाल इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।